नॉर्थ ईस्ट का मेघालय टूरिस्ट के लिए सेफ नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में घूमने नहीं जाना चाहिए, वहाँ के लोग खतरनाक होते हैं। यही सारी बातें चल रही थी ना, और मैं भी कहीं ना कहीं इसका शिकार हो गया था जब रघुवंशी कपल के साथ वो दर्दनाक हादसा सुना था। दरअसल इस पूरे हादसे को मेघालय से जोड़ना ही बेकार है। मेघालय मर्डर मिस्ट्री या शिलोंग मर्डर केस कहना ही गलत है। हम आगे इस पे भी चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा 23-24 मई 2025 को चारों तरफ एक खबर फैली थी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के शिलोंग मेघालय में मध्य प्रदेश के इंदौर से आए एक हनीमून कपल गायब है। पूरे देश में सनसनी फैल जाती है और इससे मेघालय इन पर्टिकुलर और नॉर्थ ईस्ट एज ए होल पूरे देश के सामने स्कैनर में आ जाता है और इनकी छवि बिगड़ने लगती है। मैंने स्टार्टेड ट्रोलिंग मेघालय एंड नॉर्थ ईस्ट ऑन सोशल मीडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हों, टूरिज्म हॉटस्पॉट माने जाते हों, इस पे ये दाग शायद सदियों तक नहीं धुलने वाला था। मेघालय पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन तेज कर देती है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम के साथ मिलकर लोकल पुलिस गुमशुदा कपल की तलाश में लग जाती है। गहरी खाई, स्लिपरी रोड्स, खराब मौसम, इन सब के बावजूद सर्च टीम नहीं रुकती और 10 दिन बाद हस्बैंड का शव 2 जून को वासिदोंग फॉल्स के गहरी खाई से बरामद किया जाता है, जो शिलोंग से करीब 54 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन पत्नी का कुछ पता नहीं चलता। सोशल मीडिया में लोग मेघालय और नॉर्थ ईस्ट के बारे तरह तरह की बातें करने लगते हैं। ये जगह बदनाम होने लगती है। उधर राजा रघुवंशी की फैमिली देश के प्रधानमंत्री से सीबीआई की जांच के लिए मांग करती है। कहती है मेघालय पुलिस की कार्रवाई से वे डिससेटिस्फाइड हैं और शायद यही कारण था कि मेघालय पुलिस अपनी एक्टिविटीज और तेज कर देती है। वे एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म करती है और इस टीम का काम रहता है कि वे सिर्फ इसी केस को देखें। इस केस से रिलेटेड सारी सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगालने के बाद भी सोनम रघुवंशी का कोई पता नहीं चलता। कई थ्योरीज डेवलप होती हैं। कुछ कहती हैं शायद सोनम का शव भी उसी खाई में होगी जहां से राजा की बॉडी मिली थी। कुछ थ्योरीज कहती हैं क्योंकि मेघालय बांग्लादेश बॉर्डर से सटा हुआ है तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी यह मामला हो सकता है। राजा की हत्या करने के बाद शायद सोनम को बांग्लादेश ले गए हों बेचने के लिए, ऑफ कोर्स, या कहीं इस हत्याकांड में लोकल्स इन्वॉल्व तो नहीं। शुरू में यह भी बताया जा रहा था कि मर्डर वेपन लोकल मैशेट टाइप है जिससे सुपारी काटे जाते हों। मेघालय के लोग सुपारी खाते हैं। ये सारी बातें लोकल्स के इन्वॉल्वमेंट की ओर इशारा कर रही थी। खबर सनसनी तो थी ही, पर बहुत चोट देने वाली भी थी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इमेज एक्चुअली पर्टिकुलरली वाज ऑन स्टेक एंड द होल कंट्री वाज प्रेइंग फॉर सोनम्स सेफ रिटर्न, इंक्लूडिंग मी। पुलिस की तफ्तीश के दौरान अल्बर्ट नामक मालख्यात के एक टूरिस्ट गाइड ने बताया था कि कपल के साथ 3 और लोग भी थे, लेकिन तभी खबर मिलती है कि सोनम का पता चल गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर से आकर मेघालय में गायब हुई सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मंडे मॉर्निंग 9 जून को पाई जाती है, शिलोंग से करीब कुछ 1300-1500 किलोमीटर दूर। उसी दिन यानी 9 जून 2025 को मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा मेघालय पुलिस को मुबारकबाद देते हुए एक्स पर लिखते हैं, Within 7 days, a major breakthrough has been achieved by the hashtag Meghalaya Police in the Raja murder case. 3 assailants who are from Madhya Pradesh have been arrested. Female has surrendered and operation is still on to catch one more assailant. Well done. यूपी पुलिस ने कहा कि उन्होंने सोनम से कोई इंट्रोगेशन नहीं किया और मेघालय पुलिस इसे इंट्रोगेट करने वाली थी। इसमें लेकिन 2 दावे हैं। मेघालय पुलिस ने कहा था कि सोनम रघुवंशी ने सरेंडर किया है और यूपी पुलिस ने उन्हें कस्टडी में ले लिया है या अरेस्ट कर लिया है। पर यूपी पुलिस के मुताबिक सोनम ने 9 जून को सुबह करीब 3 बजे अपने भाई को कॉल किया, गोविंद को, और बताया कि वो तब वाराणसी गाजीपुर मेन रोड के कोई काशी ढाबे में थी। सोनम की फैमिली ने इस बात को इंदौर पुलिस को बताई। बहुत समझदारी का काम किया और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस को इन्फॉर्म कर सोनम को ट्रैक किया, लोकेट किया और उनकी मेडिकल करवाई। फिर सोनम को एक 1 स्टॉप सेंटर में रखा गया। यहाँ सोनम अभी तक अरेस्ट नहीं हुई थी और जैसे मैंने बताया यूपी पुलिस ने कोई इंट्रोगेशन भी नहीं किया था और वे सोनम को मेघालय पुलिस के हवाले करने वाली थी, जो फिलहाल इस केस के सिलसिले में इंदौर आई हुई थी। दे काम टू उत्तर प्रदेश गाजीपुर और सोनम को कार्रवाई के बाद ले लेती है।
इसी दौरान मीडिया में खबर फैलती है कि सोनम ने अपने पति का सुपारी देकर हत्या करवा दी। इस हत्या के पीछे सोनम का हाथ है। लॉ में एक मैक्सिम है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। इसी के आधार पर मैं भी कईयों की तरह शायद इन्वेस्टिगेशन के फाइनल आउटकम का इंतजार कर रहा था। जल्दबाजी में अर्ली और प्रोएक्टिव कमेंट देना शायद मुझे ठीक नहीं लग रहा था। इस विषय पर मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कई डिस्कशन चली, हमने बात की और हमारा कंक्लूजन ये भी था कि शायद इसमें बीवी ही इन्वॉल्व हो। पर सच कहूं तो मैं ये चाह भी रहा था कि हमारी थ्योरी गलत हो। तब तक मेघालय पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, एंड द फिफ्थ वन बीइंग सोनम हरसेल्फ। और पुलिस कुछ और लोगों के इस केस में इन्वॉल्व होने के चांसेस के एंगल को भी लेकर चल रही थी। अभी वैसे भी देश ड्रम केस से उभरा नहीं था। आज जमाना, हमारा समाज इतना खराब हो गया कि किस पर भरोसा किया जाए, किस पर विश्वास किया जाए, कुछ कह नहीं सकता। भाई भाई को, पति पत्नी को, पिता बेटे को, बेटे पिता को मार रहे। इस केस में ऐसे में कुछ भी हो सकता था। मैंने अपने लाइफ में लेकिन एक चीज तो पक्का एक्सपीरियंस किया है, पुलिस जब पकड़ना चाहती है ना मुजरिम को, तो वो पकड़ ही सकती है, बशर्ते वो चाहे कि वो उस मुजरिम को पकड़े। बाकी आप समझदार हैं। पर इन सब मामलों में एक बात तो अभी सर्टेन है कि इस केस में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों का, पर्टिकुलरली मेघालय के लोगों का कोई हाथ नहीं है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि इस केस को, इस मर्डर को मेघालय से जोड़ना बिल्कुल गलत है। क्राइम कहीं भी कमिट की जा सकती थी, खामखा इसमें शिलोंग का नाम आ गया। इस केस को किसी और नाम से जाना जाना चाहिए, जैसे राजा रघुवंशी मर्डर केस या रघुवंशी कपल मर्डर मिस्ट्री या कुछ और। देखिए, अभी तक की तफ्तीश में जो हमें बात समझ में आ रही है वो ये है कि इस मर्डर की प्लानिंग इंदौर में की गई थी, तो इसे इंदौर कपल मर्डर केस भी कहा जा सकता है। इसमें नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ के लोग अभी भी बहुत इनोसेंट हैं। या लोकल्स द्वारा क्राइम्स बहुत ही कम बार कमिट किए जाते हैं। अगर इनसे क्राइम्स होते भी हैं तो मारपीट तक ही सीमित है। रेप, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, इन जैसे क्राइम्स को मोस्टली ये लोग नहीं करते, इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। अगर हुए भी हों तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होंगे। ज़्यादातर मौक़ों में बांग्लादेश से आए लोग ये क्राइम्स कमिट करते हैं, जो मोस्टली लेबरर्स होते हैं। पर ऑफ कोर्स एक देश में रहते रहते धीरे धीरे यहाँ भी लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। यू नो व्हाट आई मीन। दोस्तों, आपने इस हनीमून कपल मर्डर केस को अलग अलग सोर्सेस से किश्तों में सुने होंगे। मैंने इस केस की कहानी की कड़ियों को जोड़कर जब इस पे गौर किया तो कई ऐसी बातें मेरे सामने आई जो समझने लायक हैं। यहाँ सोनम के घर वालों से भी ऑफकोर्स अनजाने में कुछ गलतियां हुई है। राजा भी अगर थोड़े से और सतर्क होते तो शायद आज वे जिंदा होते। खैर, मेरे जहन में कुछ बातें हैं, वो भी शेयर करूंगा। पहले हम इस कहानी को शुरुआत से समझते हैं। सोनम पढ़ाई खत्म करने के बाद अपने पिता और भाई के बिजनेस में मदद करती है। हालांकि वो आगे पढ़ना चाहती थी, पर सोनम के पिता ने उन्हें बिजनेस में जुड़ जाने को कहा। उन्होंने पिता की बात मान ली और उनसे जुड़ गई। आज से कुछ 3 साल पहले सोनम के घर की तरफ से राजा के घर को रिश्ता आया था, पर उस वक्त राजा की फैमिली ने किसी कारण से इस रिश्ते को मना कर दिया था। फिर 3 साल बाद एक पार्टी में जब राजा ने सोनम को फिर से देखा तो इस बार राजा के घर की तरफ से सोनम के घर रिश्ता गया। लेकिन इन 3 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। सोनम शायद किसी और से प्यार करने लगी थी, राज कुशवाहा, जो सोनम के भाई के एम्प्लॉय थे और सोनम से कुछ 5 साल छोटे थे। लेकिन सोनम या तो इस बात को अपने घर वालों को बता नहीं पाई या घर वाले नहीं माने। सोनम की शादी राजा से हो जाती है। हालांकि राजा के भाई कह रहे हैं कि सोनम की फैमिली इस बात को भली भांति जानती थी, पर उन्होंने ये बात उनसे छुपाई। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस कहानी का जड़ यही है। खैर, शादी तय हो जाने के बाद जब राजा सोनम से फ़ोन पर बात करना भी चाहता था तो कहा जाता है सोनम ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी। लेकिन इससे राजा को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि शायद राजा को लगा हो कि सोनम अभी शर्मा रही हो। फिर 11 मई को, जैसे आप जानते हैं, उनकी शादी हो जाती है। सोनम के पिता सोनम के अकाउंट में 20 लाख रुपए जमा कर देते हैं और शादी के 4 दिन तक सोनम अपने ससुराल में रहती है। फिर 4 दिन बाद वो अपने मायके चली जाती है। लेकिन सोनम के फ़ोन डिटेल्स बताती है कि तब भी उन 4 दिनों में भी वह अपने बॉयफ्रेंड से लगातार बातें कर रही थी। यहाँ तक कि सोनम ने राज को ये तक बताया था कि राजा उनसे नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। इन बातों से मेरा निजी एक कंक्लूजन है कि शायद उन दोनों के बीच स्वागत तक नहीं हुई होगी। यहाँ आपको बता दूं कि एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ये दोनों, मतलब सोनम और राजा, दोनों ही मांगलिक हैं और इसलिए
इनके चलते कुछ रीति रिवाज के अनुसार इन्हें 29 मई तक बाहर नहीं जाना था। पर 18 मई को सोनम अचानक प्लान बनाती है, उन्हें गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर जाकर दर्शन करना है और राजा से अपने सारे ज्वेलरी पहनने को कहती है। अभी सोनम अपने मायके में ही थी और ये सारी बातें फोन पर हो रही थी। राजा की माँ को अजीब सा लगता है और कई से शायद प्रिमोनिशन भी था, इसलिए उन्होंने राजा को चेन पहनने से मना भी किया। पर राजा ने कहा कि सोनम ने पहनने के लिए कहा है, तो सारे ज्वेलरी, अंगूठी और चेन वगैरह पहनकर निकल जाते हैं। फिर 18 तारीख को मीन्स 18 मई को सोनम अपने मायके से सीधा एयरपोर्ट आती है और राजा के साथ गुवाहाटी के लिए निकल जाती है। पर अफसोस राजा को इस बात की भनक तक कहाँ थी कि जिनके साथ वो जा रहा था वो उनकी जिंदगी लेने वाली थी। सोनम ने सारी प्लानिंग तब तक कर ली थी। फिर 20 तारीख को गुवाहाटी में कामाख्या दर्शन के बाद वे दोनों शिलोंग के लिए निकल जाते हैं। इन सारी जर्नी की टिकट्स भी सोनम ही करवा रही थी और साथ में उन 4 लोगों की टिकट्स भी सोनम ही करवा रही थी जो मौत बनकर राजा और उनके आगे पीछे घूम रहे थे। और बेखबर राजा सोनम को अपनी जिंदगी मानकर उनके साथ चलता जा रहा था। सोनम की प्लानिंग बहुत साफ थी, राजा को मारना। इसके लिए उन चारों को भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे। अच्छा प्लान था, जैसे ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना, किसी से भी ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना और जितना हो सके लोगों की नज़रों से दूर रहना। फिर जिस हथियार से राजा की हत्या हुई वो भी गुवाहाटी से कहते हैं ऑनलाइन मंगवाया गया था। उन लोगों को राजा सोनम के होटल से, उन किलर्स को राजा सोनम के होटल से कुछ 1 किलोमीटर दूर के होटल पर रुकना था। फिर 23 मई को जिस दिन राजा की हत्या हुई उस दिन की प्लानिंग भी पूरी तरह हो चुकी थी। इनकी प्लानिंग इतनी शातिर थी कि सिचुएशन क्रिएट करने के लिए घूमने निकलते वक्त सोनम का किसी ढाबे वाले से कॉफ़ी के लिए झगड़ा भी हो गया। ये बात सोनम ने अपनी सास को फ़ोन पे ओवर द फोन बताई थी। ये इन्वेस्टिगेशन को शायद डिस्ट्रैक्ट करने की उनकी कोशिश थी। घूमने के लिए एक स्कूटी हायर की गई और फिर सोनम राजा को उनकी ज़िंदगी की आखिरी सफ़र के लिए ले गई। सोनम के 2 मोबाइल फ़ोन्स थे। एक से वो नॉर्मल यूं ही अपनी फैमिली और दोस्तों से बातें करती थी और दूसरे से वो किलर से कांटेक्ट रखती थी। अब शिलोंग के पहाड़ों में घूमते हुए भी सोनम लगातार अपना लोकेशन किलर्स को शेयर कर रही थी। फिर किलर्स वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ नॉर्थ ईस्ट में जब राजा को हिंदी बोलने वाले यूं ही मिल गए तो उनके साथ घुल मिलने में उन्होंने ज़्यादा वक्त नहीं लगाया। बहुत जल्द वे एक दूसरे के फोटो खिंचवाने लगे। सोनम भी पहाड़ में चढ़ते चढ़ते थक गई थी और खुद राजा और किलर्स भी थक गए थे। कहते हैं एक समय ऐसा आया था कि थकान के कारण किलर्स ने राजा को मारने से मना भी कर दिया था, लेकिन सोनम जीत पर अड़ी रही। मौका देख सोनम ने कदम पीछे ले लिए और इससे पहले कि राजा कुछ समझ पाता उन हत्यारों ने राजा के सर पर पीछे से वार कर दिया। फिर सीने में, पेट में लगातार हमला किया। राजा एक स्ट्रॉन्ग लड़का था। ही ट्राइड फाइटिंग बैक, लेकिन वे 3 लोग थे, वो भी हथियार के साथ। उन चारों ने एक एक कर राजा पर वार किया और फिर राजा जब ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो गया तो सोनम ने उन तीनों किलर के साथ मिलकर अपने ही पति को खाई से फेंक दिया। इस दौरान राजा के खून के चींटे सोनम के रेनकोट पर पड़ गए थे और इसीलिए सोनम ने वो जैकेट उतारी और आकाश को देखकर कहीं फेंकवा दिया, जिसे पुलिस ने बाद में बरामद किया। उन लोगों को लगा कि सब कुछ साफ तरीके से हो गया और किसी ने उनको नहीं देखा। पर मैंने कहा ना, अगर पुलिस चाहती है तो पकड़ ही लेती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उनके बयान के मुताबिक 3 क्लूज बहुत अहम रहे। पहला, क्योंकि राजा की मां से बात करते वक्त वो रिकॉर्डिंग जो वायरल हुआ था, फोन रिकॉर्डिंग, वहां सोनम ने बताया था कि वो अभी व्रत रख रहे, फास्टिंग कर रही है। लेकिन जब होटल वालों ने बताया कि 23 को सोनम ने कोई फास्टिंग नहीं की थी तो पुलिस का शक वहीं से शुरू हुआ। दूसरा क्लू था सोनम का मंगलसूत्र। जिस जगह वे रुके थे, जब पुलिस ने उस जगह की तलाशी ली तो ब्रीफकेस के अंदर सोनम का मंगलसूत्र उन्हें मिला। एक नई नवेली दुल्हन का मंगलसूत्र नहीं पहनना पुलिस को जरा रास नहीं आई और उन्हें यकीन हो गया कि हो ना हो इसमें सोनम भी इन्वॉल्व है। तीसरा था लोकल गाइड का वो टिप जहां उन्होंने बताया था कि उनके साथ, उस कपल के साथ 3 लोग और भी थे। यहाँ मेघालय पुलिस की इंटेलिजेंस को तो मैं एक सलामी देता हूँ। उन्होंने इन सब बातों की भनक किसी को नहीं लगने दी। सोनम राजा के घर वाले उन्हें गैर जिम्मेदार बताते रहे। यहाँ तक उन्होंने कहा कि कंप्लेन किया कि उनके कॉल्स अवॉइड कर रहे हैं, अटेंड नहीं कर रहे हैं, फ़ोन काट रहे हैं, उठा नहीं रहे हैं। पर उस वक्त हमें और आपको भी क्या पता था कि वे कातिल के ऑलमोस्ट करीब पहुंच चुके थे। सोशल मीडिया में आपने भी देखा होगा कि उन तीनों किलर्स को राजा को मारने के लिए 20 लाख रुपए ऑफर किए गए थे, पर इसमें पुलिस ने
इस घटना में रुपये का कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को ऑफिशियली हटा दिया है। जो भी हुआ वो राज और सोनम की मदद करने के लिए किया गया। वो तीनों जिन्हें साथ लिया गया था वो राज के स्कूली फ्रेंड्स थे और आकाश तो राज के कजिन हैं। मेघालय पुलिस ने यह भी कंफर्म किया है कि इस दौरान राजा को मारने के लिए इससे पहले 3 बार कोशिश की जा चुकी थी। पहली कोशिश गुवाहाटी में ही हुई थी और 2 बार शिलोंग में, एंड दे सक्सीडेड इन देयर 4th अटेम्प्ट। मेघालय पुलिस ने यह भी कंफर्म किया है कि राजा की हत्या की साजिश उनकी शादी से कुछ 11 दिन पहले हो चुकी थी और राज कुशवाहा मेन कंस्पिरेटर थे। इस प्लान में राजा को मारने के बाद उनके 2 और प्लानिंग्स थे, जिसमें से पहली प्लानिंग और भी ज्यादा बहरहम और खतरनाक था। राजा को मारने के बाद अब सोनम और राज को देश छोड़कर जाना था। उनके डेस्टिनेशंस में बांग्लादेश या नेपाल था। उन्हें यकीन था कि इतनी गहरी खाई से राजा की बॉडी मिलते मिलते डिकम्पोज हो चुकी होगी या जानवर उन्हें खा चुके होंगे। पर इसे उनकी बदकिस्मती कहिए या मेघालय पुलिस की मेहनत, बॉडी ऐसा कुछ होने से पहले मिल जाती है और सबूत उनके खिलाफ बन जाते हैं। तो नेपाल या बांग्लादेश जाने के लिए और इस इन्वेस्टिगेशन को कल्प्रिट्स के ओर नहीं मोड़ने के लिए यह जरूरी था कि सोनम की लाश भी पुलिस को मिले। पर सोनम तो जिंदा थी, तो लाश कहां से मिलती? अब इसमें उनकी भयंकर प्लानिंग आती है। उनका प्लान था कि किसी फीमेल को मारकर सोनम के स्कूटी में बिठाकर उन्हें सोनम के बिलोंगिंग्स उन्हें पहनाकर, कपड़े गहने वगैरह पहनाकर जला दे, जिसके लिए उन्हें एक और मासूम लड़की को मारना पड़ता। दूसरा प्लान था कुछ ऐसा करें कि लोगों को लगे कि सोनम पानी में डूब गई है, नदी में बह गई है, फिर वे देश छोड़कर चले जाते। ऐसे तो उनके पास, सोनम के पास तो 20 लाख रुपए था ही, साथ में गहने वगैरह। इतनी भयंकर प्लानिंग सुनकर रूह कांप जाता है। अपने मतलब के लिए आप यूं ही किसी भी अनजान को इस तरह मार दोगे? पर शुक्र है मेघालय पुलिस का, जिन्होंने यह सब होने से पहले केस सॉल्व कर दिया। सोनम कैसे यूपी के गाजीपुर पहुंची, ये एक इत्तेफाक है, क्योंकि ये कभी उनके प्लानिंग का हिस्सा था ही नहीं। राजा की हत्या करने के बाद सोनम टैक्सी लेकर शिलोंग से गुवाहाटी पहुंची बुरखे में और वहां से इंदौर चली गई। इसी दौरान टूरिस्ट गाइड के बयान के मुताबिक यह बात सामने आई कि राजा और सोनम के साथ 3 और लोग भी थे। तो राज एक और प्लानिंग करता है। इस बार राज सोनम से कहता है कि तुम इंदौर से निकल जाओ और सिलीगुड़ी में कहीं किसी एब्डक्शन के विक्टिम बनकर रिसर्फेस हो जाओ। सोनम फिर सिलीगुड़ी के लिए प्लान के मुताबिक निकल जाती है। पर इसी समय राज को यह कहीं से पता चल जाता है कि सोनम का किसी ने अपहरण कर लिया, किडनैपिंग कर लिया। राज डर जाता है, क्योंकि उन दिनों मेघालय पुलिस भी इंदौर आई हुई थी इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में और वे सिविल ड्रेस में थे और उन्हें शायद लगा हो कि पुलिस ने सोनम को उठा लिया हो। तब तक सोनम गाजीपुर पहुंच चुकी थी। उसी वक्त राज सोनम से कहता है कि इतना रिस्क नहीं लेते हैं, तुम ऐसा करो सिलीगुड़ी नहीं जाओ, वही जहां भी हो वहीं से अबडक्शन वाला थ्योरी तुम शुरू कर दो। तो सोनम इस तरह गाजीपुर में किसी ढाबे में आकर अपने भाई को कांटेक्ट करती है और यूपी पुलिस उन्हें कस्टडी में ले लेती है और इस तरह यह केस मेघालय पुलिस द्वारा सॉल्व किया जाता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं यहां गलती किसको ठहराऊं। ऑफ कोर्स उन 5 को तो सजा मिलनी ही चाहिए। इन लोगों ने हर रिश्ते को दागदार किया है। पर जब मैं कारण को समझने की कोशिश करता हूं तो मैं उलझन में पड़ जाता हूं। क्या किसी के समाज में इज्जत किसी की जिंदगी से ज्यादा कीमती है? क्या अगर राज सोनम की शादी हो जाती तो क्या जो एक दूसरे से प्यार करते थे तो क्या आज यह हादसा होता? क्या माँ बाप को सोनम की नहीं सुननी चाहिए थी? क्या हुआ तो अगर लड़का गरीब है या तो किसी और धर्म या जात का हो, अगर लड़के लड़की खुश हैं तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए था। नहीं, मैं ऐसा सोचता हूं। राजा के बड़े भाई के मुताबिक सोनम ने अपनी मां को वार्न भी किया था कि अगर उनकी जबरन शादी करवाई गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कहा जाता है सोनम के पिता दिल के मरीज हैं, हार्ट पेशेंट थे, तो इसीलिए सोनम ने उनकी बात मान ली थी। पर आज इसका अंजाम आप और हम देख रहे हैं। बेचारा एक मासूम लड़का यूं ही मारा गया। एक और सवाल मेरे जहन में हमेशा गूंजता है, क्या किसी को इस तरह मारकर राज सोनम पुलिस को, अपनों को, समाज को धोखा देकर एक हो भी जाते तो भी क्या वे लाइफ पर खुश रहते? खैर, यह हादसा एक सिविलाइज सोसाइटी के लिए कभी फिट नहीं बैठता। अगर आरोप सिद्ध होता है तो गुनहगारों को माफी
कतई नहीं मिलनी चाहिए। जय हिंद।